और इस बीच लद्दाख में टेंशन हाई है और साथ ही हाई है हिंदुस्तान के फौज के हौसले। एक तरफ कूटनीतिक तरीके से हिंदुस्तान चीन को बार बार समझा रहा है, तो वहीं हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने चीन के चौतरफा घेराव की प्लानिंग भी पूरी कर ली है। इसी बीच आर्मी चीफ भी लद्दाख जाने की तैयारी में है। सरहद पर कैसी तैनाती है, आज बॉर्डर पर हिंदुस्तान के जंगी बेड़े में क्या इजाफा हुआ, देखिए सरहद से संवाददाता अमित पालित की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। लद्दाख में चीन को चारों खाने चित्त करने की तैयारी पूरी है। रणभूमि में हिंदुस्तान के जंगी जहाज गश्त कर रहे हैं। तस्वीरें आज की हैं। सुखोई 30 MKI विमान आज लद्दाख के आसमान में नजर आए। यह सुखोई 30 MKI विमान है जो भारतीय वायुसेना ही नहीं, दुनिया के सबसे आक्रामक और एडवांस लड़ाकू विमानों में से एक है। इससे पहले अभी तक MiG-29 और जैगुआर दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज पहली बार हवा में इंडिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान नजर आया। भारतीय वायुसेना के आक्रामक लड़ाकू विमानों में से एक। इसके साथ बॉर्डर पर ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने भी गश्त लगाई। यहाँ पर अभी एयरफोर्स ने अपने सबसे अच्छे बेहतरीन विमानों को तैनात कर दिया है। MiG-29 के बाद अब लेह के आसमान में आप सुखोई 30 MKI विमानों को देख रहे हैं। वैसे हिंदुस्तान ने चारों तरफ से चीन को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। आर्मी चीफ MM नरवणे लद्दाख जाने की तैयारी में और वो बॉर्डर के आसपास के इलाकों का जायजा ले सकते हैं। यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज रूस की उड़ान भरी। रूस में राजनाथ कई बड़े विदेशी नेताओं से मिलेंगे और चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की रणनीति को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। चौतरफा वार से घबराए चीन ने बातचीत की टेबल पर आने का आग्रह किया है, जिसके बाद LAC के पास मोल्डो में भारत और चीन के कमांडर्स की बैठक हुई। एक तरफ जहां आसमान में जंगी जहाजों का बेड़ा लगातार दहाड़ रहा है, अपनी हर उड़ान के साथ चीन को चेतावनी दे रहा है, लेकिन बॉर्डर के जिस गांव के ऊपर ये फाइटर जेट्स गुजरते हैं, वहां मौजूद लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पहली वजह ये कि पहाड़ी के उस पार चीन है और दूसरी उसी चीन से लोहा लेने के लिए तैनात इस गांव के जवान। सरहद पर तैनात जवानों की फिक्र उनके घर वालों को दिन रात सताती है, लेकिन हिमालय की गोद में रह रहे इन लोगों का हौसला हिमालय की पहाड़ियों की तरह ही बुलंद है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित ने इन जवानों के परिवार वालों से बात की। जो यहाँ पर बॉर्डर है, बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे हमारे सेना हैं जिनकी फैमिलीज लद्दाख में रहती है, लेकिन वो तैनात अभी बॉर्डर पर हैं। तो उनकी फैमिलीज से हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का वो महसूस करते हैं जब इतना टेंशन हो जाता है पूरे इस इलाके में। तो दीदी अभी कब बात हुई थी उनसे? उनसे ना 10 दिन पहले हुआ था। तो मैं 2-3 सेकेंड के लिए बात करता है, ऐसे ठीक है, सब घर में ठीक है, बच्चे ठीक है, ऐसे ही बोलता है, बस कट हो जाता है इसके बाद। अच्छा बताइए, आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी उनके सामने? मुलाकात 2-3-4 कि ना 6 महीने के पहले हुआ। जैसे हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि रोज ना यहाँ पर सुखोई है या बड़े बड़े जो फाइटर्स विमान उड़ान भर रहे हैं, ये कब से ऐसा हुआ है? पहले रोज ऐसा होता था कि अभी ज्यादा हुआ है? अभी ज्यादा हुआ है ना भैया, 2-3 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है जी। तो आप लोग को क्या डर लगता है, टेंशन होता है कि वहाँ पर इतना टेंशन चल रहा है? हाँ, टेंशन भी होता है, गौर भी महसूस कर रहा है। तो आपकी जो बात हुई थी उस टाइम पे आपने क्या पूछा था वहाँ पर सब ठीक है कि नहीं, कुछ बताया? हाँ, सब ठीक है बोलता है भैया, वो लोग तो क्या बोलेंगे, सब ठीक है बोलता है। इसलिए ठंड की वजह से बहुत तो तकलीफ होता होगा, ऐसे बोलता तो नहीं है, वैसे वहाँ पे बहुत ठंड है। बुरा नहीं लगता कि 6 महीने से आप मुलाकात नहीं हुई है, 2-2 सेकंड बात हो रही है? नहीं, ठीक है ना भैया, ये देश के लिए इतना कर रहे तो अच्छा है ना। इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित ने वीर चक्र से सम्मानित सूबेदार शेरिंग दोरजी के परिवार से मुलाकात की। 1 महीने पहले पत्नी की आखिरी बार उनसे बात हुई थी। चीन के साथ तनाव की खबरों को देखकर उनकी पत्नी पहले ही घबराई हुई है, लेकिन जब बात देश पर आती है तो इनका डर दूर हो जाता है। सिर्फ टीवी में देख रहा है, टीवी में मतलब वो तो नहीं देख रहे, मतलब लड़ाई देख रहे हैं। तो डर लगता है, घबराहट होती है, कैसा महसूस होता है? घबरा भी लगता है, मतलब इतना घबरा नहीं लगता है, देश के लिए लड़ने के लिए गया ना, इसलिए नहीं लगता। तो
थोड़ा तो लगा, फिर भी देश के लिए गया ना, इसलिए तो आखिरी बार जब बात हुई तो कुछ उन्होंने बताया? नहीं, वो बोल रहा इतना डर नहीं, हम लोग ऐसे चले गए बोलता है ना, फिर इतना नहीं बोलता है, वो आराम करके। माल बच्चा लोग तंग करता है, पापा क्या कर रहे हैं आजकल, ये टीवी में देख के बच्चा लोग डरता है ना, बाकी तो कुछ नहीं। माँ को घबराहट होती है तो बेटा उन्हें ढांढस बंधाता है। इतना ही नहीं, सूबेदार शेरिंग दोरजी के बेटे का सपना भी पिता की तरह ही फौज में जाने का है। चिंता होती, मम्मी क्या बोलती है? मम्मी को कभी कभी ऐसे न्यूज़ देख के कि वहाँ पे ऐसे कुछ हो रहा है तो बहुत टेंशन होता है। फिर मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं होगा पापा को, ऐसे वहाँ पे बहुत अच्छा बात है कि पापा वहाँ पे गए हैं। मंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कि हम एक एक का बदला लेंगे, वो मारते मारते मरे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उनसे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं भी आर्मी ऑफिसर में जाऊं। तो आपके बेटे शेरिंग से मैं बात हो रही थी, ये बता रहे थे कि इसको भी फौज में ऑफिसर बनना है। पता नहीं, वो बोल तो रहा है बनेगा नहीं। तो आपको डर नहीं लगता? आपके पति भी हैं, बेटा भी जाएगा? नहीं, देश के लिए लड़ने के लिए चल। सरहद पर तैनात जवानों के परिवार का हौसला यूं तो बुलंद है, लेकिन जब देश के जवानों पर राजनीति की जाती है तो इनका दिल बैठ जाता है। मेरी तरफ से तो सभी को ऐसे सपोर्ट करना चाहिए आर्मी के ऊपर। ऐसे अभी कल ही ऐसे जो ऐसे नेता बात कर रहे थे वो गलत है, उल्टा सपोर्ट करना चाहिए हमारे इंडियन आर्मी को पूरा ऐसे। और एक तरफ से लड़ाई ना हो तो अच्छा है, बात करके ऐसे पूरा सॉल्व हो जाए और हमारी इंडियन आर्मी वापस अपनी अपनी जगह आ जाए, घर पे और जगह पे। तो चीन को अब एलएसी पर अलग थलग करने के लिए चक्रव्यूह तैयार है। हिंदुस्तान चीन की चौतरफा घेराबंदी में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस रवाना हुए। चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री की यह रूस यात्रा कितनी और क्यों अहम है, इस रिपोर्ट में देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह ठीक 9:45 पर अपने प्लेन में सवार हुए और सीधे रूस के लिए निकल गए। चीन की कूटनीतिक घेराबंदी में डिफेंस मिनिस्टर की यह पहली विदेश यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह रूस यात्रा अहम क्यों है, आपको बताएं। उससे पहले आपको चीन की चौतरफा घेराबंदी की मोदी नीति बताते हैं। मोदी सरकार ने चीन की साजिशों से निपटने के लिए सेना को फ्री हैंड दे दिया है। हमारे जवानों को जरूरत के वक्त हथियार चलाने की पूरी आजादी दे दी गई है। तीनों सेनाओं को इमरजेंसी में 500 करोड़ के हथियार खरीदने की छूट दी गई है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ रूस रवाना हो गए। कल रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। लेकिन आज इससे भी बड़ी खबर सामने आई जब चीन की गुजारिश पर एक बार फिर दोनों देशों की सेनाओं में बातचीत हुई। अब आपको बताते हैं चीन से तनातनी और तनाव के बीच राजनाथ सिंह की रूस यात्रा की अहमियत क्या है। 3 दिन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में रूस की 75वीं विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। इसमें भारत की तीनों सेनाएं भी शामिल होंगी। तीनों सेनाओं के 75 जवान परेड में शामिल होने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। राजनाथ का यह दौरा एलएसी पर चीन से खूनी झड़प के सिर्फ 7 दिन बाद हो रहा है। इस दौरान वो रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह रूसी रक्षा मंत्री से चीन के तनाव पर बात करेंगे। रूस में चीन के रक्षा मंत्री वेई फिंगी भी मौजूद रहेंगे, लेकिन राजनाथ उनसे नहीं मिलेंगे। राजनाथ सिंह रूस से एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी की मांग करेंगे। चीन से जारी तनाव के बीच भारत को जल्द से जल्द S-400 की डिलीवरी की जरूरत है। 2018 में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 के लिए रूस से 40,000 करोड़ की डील हुई थी। चीन के पास पहले से ही एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 मौजूद है। S-400 को दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 को भारतीय वायुसेना के लिए बूस्टर शॉट माना जा रहा है। इस सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मारने की ताकत है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों से निपटने के लिए भारत के डिफेंस बेड़े में इस कवच को शामिल करने की जरूरत महसूस होने लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि S-400 की डिलीवरी में और तेजी आएगी। दिल्ली से मनीष प्रसाद और लेह से कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी।
आपको बता दें, भारत सरकार ने अब चीन से लगने वाली सीमा पर जवानों को फायरिंग की खुली छूट दे दी है। जवानों को खुली छूट मिलने के बाद ड्रैगन ने अपना पैंतरा एक बार फिर बदल दिया है। चीन की सेना कल से ही भारत की सेना के साथ बातचीत की पेशकश कर रही थी। LAC पर मोल्डो में आज फिर से ये बात हो रही है, लेकिन ये सब चीन की चालबाजी है। चीन ने 24 साल पहले सीमा पर गोली न चलाने का समझौता भी एक साजिश के तहत ही किया था, क्योंकि इस समझौते के बाद चीन ने अक्साई चिन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बहुत तेज कर दिया और युद्ध की पूरी तैयारी की। यह समझौता भी पंचशील समझौते की तरह ही खतरनाक था। क्या है इस समझौते की पूरी कहानी, देखिए पूरे दस्तावेजों के साथ ये स्पेशल रिपोर्ट। सेना गोली चलाएगी, ड्रैगन को सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। चीन की सीमा पर गोली नहीं चलाने का 24 साल पुराना फैसला भारत सरकार ने बदल दिया है। अब चीन से लगने वाले पूरे 3488 किलोमीटर की सीमा पर भारत के सैनिकों को पूरी छूट मिल गई। भारत के वीर जवानों के हाथ खोल दिए गए हैं। चीन के सैनिकों की कायराना हरकतों का जवाब अब सीधे गोली चलाकर दिया जाएगा। सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को पहले ही चेतावनी दी थी कि गलवान में जो खूनी संघर्ष हुआ है उसका असर भारत और चीन के रिश्तों पर गंभीर पड़ेगा। और आपको बता दें कि अब यह असर होना शुरू हो गया है। भारत सरकार ने चीन के साथ हुए 1996 और 2005 के समझौते को अब नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। आखिर यह समझौता क्या है, ये आपको समझाएंगे। ये भी बताएंगे कि समझौते की आड़ में चीन ने पैंतरा खेलकर कैसे भारतीय सैनिकों के हाथ बांध दिए और उसका किस तरह से फायदा उठाया। लेकिन पहले आप ये समझिए कि यह समझौता क्या है। 1996 में भारत और चीन के समझौते में यह कहा गया था, LAC और भारत चीन की सीमाओं पर खतरनाक सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि सीमा पर ना तो गोलियां चलाई जाएं, ना कोई जैविक रासायनिक प्रयोग किया जाए। LAC के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर तक ना ही कोई धमाके किए जाएं, ना ही कोई गोली चलाई जाए। चीन ने यह समझौता किया, इसके पीछे चीन की एक बहुत बड़ी चाल थी। 1990 के बाद चीन ने अक्साई चीन के पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक डेवलपमेंट का काम शुरू किया। लद्दाख पर दबाव बनाने के लिए चीन ने अक्साई चीन में सड़कों और ब्रिजों का जाल बिछाने का फैसला किया। यह सब इसीलिए किया जा रहा था ताकि चीन की सेनाएं अपनी आर्टिलरी और भारी सैन्य साजो सामान को भारत से लगने वाली सीमा पर आसानी से लगा सके। भारत को चीन के इरादों पर कोई शक नहीं हो, इसीलिए चीन ने भारत के साथ यह समझौता किया कि भारत और चीन के बीच किसी भी सीमा विवाद की स्थिति में गोली नहीं चलाई जाएगी। एक जवान और हथियार एक चीज हैं। बिना हथियार के जवान कुछ नहीं है। हम तो अपने जवानों को और अपने आप को इस प्रकार ट्रेन करते हैं कि रात को अंधेरे में आप अपना हथियार इस्तेमाल कर सकना चाहिए। अभी जो नुकसान होगा वो PLA का और चाइना का होगा, क्योंकि ये जो लक्ष्मण रेखा पार की है चाइना ने, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और उन्होंने बेटुक बेबाक तरीके से कहा है कि ये जो उकसाया है चाइना ने, इसका जवाब दिया जाएगा और सक्षम रूप से दिया जाएगा, जिसके लिए भारतीय सेना की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल, और अभी आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से तैयारी चल रही है। भारतीय सेना सीमा पर गोली नहीं चलाएगी, यह समझौता करने का मौका चीन को बेहद जल्द मिल गया। 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जब चीन के दौरे पर थे, दोनों देशों के बीच यह सहमति बनी कि LAC पर जो भी विवाद है उसे सुलझाने के लिए समझौते किए जाएं।
1996 में तब के प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने इसे अंतिम रूप दिया और इस समझौते में तय हुआ कि जो भी हमारे विवाद हैं उसे राजनीतिक या फिर कूटनीति के जरिए, बातचीत के जरिए सुलझाया जाए, ना कि सीमा पर हथियारों के बल पर। चीन की सेना कमजोर होती है, वहां पर चाइनीज जनरल योजनाएं बनाते हैं। बिना किसी निर्णायक लड़ाई के ही लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। चीन की प्राचीन युद्ध नीति यही है कि दुश्मन को हराने के लिए पहले दुश्मन से दोस्ती करो। 1996 में भारत चीन बॉर्डर पर गोली नहीं चलाने का चीन का समझौता भी इसी दोस्ती की आड़ में भारत की पीठ में खंजर घोंपने की पहली तैयारी थी। 16 जून को गलवान में जिस तरह खूनी संघर्ष हुआ और हमारे देश के 20 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हुए, वो चीन की लंबी रणनीति का ही एक हिस्सा है। भारत और चीन की सीमा में आखिरी बार गोली 1975 में चली थी अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में। हमारे असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हो गए थे पेट्रोलिंग के दौरान। उस वक्त भी चीन ने इस घटना के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया था। उस वक्त भारत सरकार ने यह बताया था कि चीन ने 20 अक्टूबर 1975 को सीमा को पार करके फायरिंग की थी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी उस वक्त यह माना था कि चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा के 500 मीटर अंदर घुसकर फायरिंग की थी। चीन पहले से ही इस तरह की हरकतें करने के लिए बदनाम रहा है। चीन पर किसी दबाव का कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को 1996 और 2005 में इस तरह का समझौता करना चाहिए था कि भारत के जवानों को चीन से लगने वाली सीमा पर गोली चलाने की छूट न दी जाए। 11 सितंबर 1967 को सिक्किम के नाथुला पोस्ट पर भारत के जवान बॉर्डर फेंसिंग का काम कर रहे थे। चीन के सैनिकों से इस बॉर्डर फेंसिंग को लेकर झड़प हुई। भारत के जवान उस वक्त तारबंदी के काम में लगे हुए थे। चीन के सैनिकों ने बिना जाने समझे सीधे फायर खोल दिया। चाइनीज सैनिकों ने भारत के सैनिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस घटना में भारत के दर्जनों जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बात है 1967 की, सिक्किम की, नथुला और चोला की। अभी 1962 वॉर को सिर्फ 5 साल ही हुए थे। वहाँ पर जो भारतीय सेना और पीएलए थी, वो नथुला जो पास है वहाँ पर बार्ब्ड वायर को लेकर बातचीत शुरू हुई। झगड़ा सा शुरू हुआ कि बार्ब्ड वायर यहाँ लगानी है, वहाँ लगानी है। कुछ ही डिस्टेंस की बात थी, लेकिन बातचीत के दौरान में जैसे झड़प हुई, चाइना वालों ने, पीएलए ने फायर खोल दिया। उसके बाद में जो जीओसी साहब थे, जनरल सगत सिंह, जो यूनिट के सीओ थे, बात दिन की थी और उन्होंने फायर खोला, मशीन गन से फायर किया, आरटी से फायर किया और क्या अंत में हुआ? चाइना के 400 पीएलए जवान मरे। चीनी सेना की ये पुरानी पॉलिसी रही है, वो जब भी अपने दुश्मन के ऊपर भिड़ने की कोशिश करते हैं तो भेड़ियों की तरह एक साथ झुंड में आते हैं। दरअसल ये चाइनीज पीएलए की वोल्फ वॉरियर टेक्निक है। दरअसल यही वजह है कि इस समय जब भारतीय सेना के आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के निर्देश पर साफ तौर पर अपने लोकल कमांडर्स को इस बात को कहा कि अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अगर चाइनीज पीएलए पत्थर चलाता है या फिर कटीले रॉड का इस्तेमाल करता है तो सिचुएशन के आधार पर कोई भी रोक टोक लोकल कमांडर्स को नहीं होगी, वो गोली तक चला सकते हैं। इसी वजह से चाइनीज पीएलए इस समय बौखलाया और डरा हुआ है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।